हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट पढ़ाने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यानी इलेक्ट्रिक का हीटिंग इफेक्ट। आप देखते होंगे कि कोई भी उपकरण अगर आप लाइट से बहुत देर तक चलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे आप चार्जर को ही ले लीजिए, मोबाइल का जो एडाप्टर होता है चार्जर, उससे अगर जब वो चार्ज होता है फ़ोन तो क्या होता है, एडाप्टर गर्म हो जाता है। कोई भी जैसे पंखा आप चलाते हैं तो पंखा क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो यानी लाइट की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये अगर आप समझिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया है किस लिए, पंखा चलने के लिए, यानी आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं पंखा चलने के लिए, लेकिन वो एनर्जी अगर हीट के फॉर्म में निकल जा रहा है तो ये तो गलत है। तो लेकिन इसका यूज भी है कि कहीं कहीं इसी जो हीट निकलने का है ना, इसको हम ज़्यादा निकाल कर उसका यूज भी कर सकते हैं। तो आप जानते हो कि ये जितने भी हमने लिखा है, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, माइक्रो ओवन हो गया, गीजर हो गया, वाटर हीटर हो गया, विद्युत बल्ब आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया या फ्यूज हो गया, ये सब हीटिंग इफेक्ट में ही क्या करता है, काम करते हैं। तो बारी बारी से हम सबका यूज देखेंगे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो भी आपको हम बता देंगे। फिर से इस वीडियो में मतलब जो भी छोटे छोटे टॉपिक है वो सब पढ़ाने वाले, जैसे कि बताएंगे कि कब अगर आप किसी वायर को पकड़ भी लेते हैं तो कैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मारता और कैसे मारता है। फिर बताएंगे कि वायर का रंग कैसा होना चाहिए, फ्यूज को किस तरह से जोड़ना चाहिए, सब हम बताने वाले। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपको हम बताए थे कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कोई भी मशीन इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उपयोग करती है। और आपको बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किसके इक्वल होता है दोस्त, तो वो इक्वल होता है आपका I²RT। 3 फॉर्मूला हम लिखवाए होंगे, ठीक, V²/RT भी होता है आपका, 3 फॉर्मूला बताए होंगे। लेकिन ये मेन होता है, एक आपको बताया था I²RT होता है, ये बता चुके हैं पहले वीडियो में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप चाह रहे हैं इसी एनर्जी को हीट में बदलने के लिए, तो आपको पता है कि जो एनर्जी होता है उसका क्या होता है, रूप चेंज होता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में वो चेंज होता है। तो एक बात बताइए दोस्त, अगर हम चाह रहे हैं कि हमने जो एनर्जी दिया है उसको हम हीट में बदलें, तो जितना एनर्जी का आप सप्लाई कीजिएगा उतना ही एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी में बदलेगा। आप जितना विद्युत ऊर्जा दीजिएगा उतना ही ऊर्जा क्या होगा, उसमें ऊर्जा में बदलेगा। तो बस कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख देते हैं, H, यानी H बराबर यही फॉर्मूला हो जाएगा I²RT। यानी जितना आपने एनर्जी दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी, उतना ही एनर्जी क्या होगी, हीट में बदल जाएगी। तो बस फॉर्मूला हम इलेक्ट्रिक ई हटा के वहाँ क्या लिख देंगे, H यानी हीट एनर्जी, यानी कितना हीट प्रोड्यूस होगा, कितना उसमें, तो किसके इक्वल होता है, I²RT। तो आप यहाँ से एक बात देख रहे हैं कि जो हीट का प्रोडक्शन है ना, मतलब किसी भी उपकरण कोई भी चीज़ कितना हीट उत्पन्न करेगी, ये डिपेंड करता है I², मतलब कितना उससे करंट का सप्लाई हो रहा है। अगर ज़्यादा मात्रा में करंट का सप्लाई हो रहा है तो ज़्यादा क्या होगा, हीट उसमें से उत्पन्न होगा। अब देख रहे हैं, तो ये जो हीट का प्रोडक्शन यानी कितना हीट होगा, वो कितना हीट उत्पन्न करेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, I के। यानी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि किसी उपकरण में जो विद्युत धारा का मान है वो डबल कर दिया जाता है, तो जो हीट प्रोडक्शन है कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए, स्क्वायर में अगर आप I को डबल कीजिएगा ना, तो हीट प्रोडक्शन I का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर I को आप 3 गुना कीजिएगा तो जो हीट का प्रोडक्शन है कितना, 9 गुना बढ़ जाएगा स्क्वायर में। अच्छा, इसको आधा कीजिएगा तो ये 1/4 कम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर R से देखा जाए तो R से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर किसी चीज़ का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि हीट जनरेट होता कैसे है। तो देखिए, आपको बताया था कि, और देखिए सीधा सीधी बात करें ना, तो ये सब होता है रेजिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस की ही वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। जैसे समझिए, आपको बताया था कि ये कोई वायर है, इसमें क्या है कि बहुत सारे एटम है, और इन एटम्स हो के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है दोस्त, फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस एटम से टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है, आप कोई भी चीज़ टकराएगा तो क्या होगा, उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी, तो हीट डेवलप होता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रॉन का टक्कर है बहुत ज़्यादा होगा, जिससे हीट क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा। तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा तो यानी आप यहाँ से समझे कि अगर हम रेजिस्टेंस किसी चीज़ का बढ़ा देना तो बहुत क्या होता है, हीट निकलता है। यानी इतना आप समझ लीजिए, एक बात आपको समझ में आ गया है, चुका होगा अब तक, कि ये जितने भी उपकरण यहाँ लिखे गए हैं इन सबका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हुआ उसी की वजह से क्या होता है, हीट डेवलप होता है। समझ में आया, हीट प्रोड्यूस होता है, डेवलप नहीं। तो आपने ये समझा। जैसे आप हाथ को रब ऐसे कीजिए, रब कीजिए, देखिए हम आपको बता रहे हैं। तो आप जब रब करते हैं, मतलब रगड़ते हैं हाथ को, तो क्या होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की गति होती है, टकराता है, तो ये रगड़ाता है, उससे क्या होता है, हीट, आपका हाथ गर्म हो जाएगा। ठंडा में ऐसे करता है। अच्छा, ये हो गया। ज़्यादा देर तक रगड़िएगा तो अभी ज़्यादा हीट डेवलप होगा। तो देखिए टाइम का भी, अगर ज़्यादा देर तक सप्लाई कीजिएगा तभी भी हीट ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, अगर ज़्यादा तेज़ी में कीजिएगा तभी क्या होगा, हीट ज़्यादा निकलेगा। तो भी बढ़ता है तो आपका H बढ़ता है, क्योंकि I बढ़ेगा तो भी बढ़ ही जाएगा। वो तो आपको बताइए थे ओम्स लॉ के अनुसार। तो आपने ये बात समझा, ये सारी चीज़ का रेजिस्टेंस क्या होता है, हीट क्या होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसी को। देखिए, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, यानी उसमें जूल का तापन नियम भी क्या कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं दोस्त आपका। अच्छा, एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि कोई भी उपकरण है ना, जैसे आप देखे होंगे कि जो हीटर होता है, रूम हीटर, ठंडा के दिन में,
ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे कॉइल बना होता है, एक यहाँ कॉइल होता है आपका, एक यहाँ कॉइल होता है, दो कॉइल का होता है ना। तो इसको आप किस सीरीज में जोड़िएगा बताइए, किस सीरीज में जोड़िएगा? तो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा के लिए आप क्या करते हैं, सीरीज वाला कॉम्बिनेशन मतलब खोजते हैं कि सीरीज में जोड़ा जाए। तो आप देखे होंगे कि इस तरह उसमें जुड़ा रहता है। तो आप ये पैरेलल मत समझिए, उसका अंदर का जो तार है ना वो सीरीज में ही जोड़ा जाता है, क्योंकि सीरीज में जोड़िएगा तभी क्या होगा, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा। अगर आप पैरेलल में जोड़ दीजिएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस का हो जाएगा कम, तो ज़्यादा हीट नहीं निकलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि इस हीट वाले जो भी उपकरण है ना उसका जो अंदर से वायरिंग ये सब होता है किस क्रम में होता है, श्रेणी में होता है, सीरीज में, जिससे क्या हो कि रेजिस्टेंस बढ़ जाए। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट डेवलप होता है। अब एक बात आपको और हम यहाँ बता दें, देखिए फटाफट हम वहाँ उसका चर्चा कर ले कि जैसे ये जितने भी उपकरण आप देख रहे हैं, ये सब टोस्टर हो गया, माइक्रोवेव, गीजर और वाटर हीटर हो गया, इतना, इन सभी में पता है आप किस चीज़ का, आप ऐसे चीज़ का यूज कीजिएगा, ऐसे तार का, ऐसे चीज़ का यूज कीजिएगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो हीट ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि हीट इसी की वजह से आ रहा है। तो आपका ये कुदरत से रहेगा, आप आई बढ़ा के भी बढ़ा सकते हैं, हीट अलग बात है, लेकिन आप जो मशीन बना रहे हैं वो तो चाहिएगा ना, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते रेजिस्टेंस को, तो आप चाहिएगा कि रेजिस्टेंस उसका हम क्या रखें, शुरू से ही बहुत हाई रखें। तो ये जितने भी चीज़ है ना इनका रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्त, बहुत ही हाई होता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, प्रतिरोध क्या होगा, मैक्सिमम हमारे चाहिए, प्रतिरोध मैक्सिमम होता है। तो पता है ये किस चीज़ का बनाएंगे, तो बताइए अगर आप किसी भी धातु का बनाइएगा ना तो उतना ज़्यादा प्रतिरोध उसका नहीं होता है। बताए थे धातु का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। तो आपको बताए थे एलॉय होते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। एलॉय यानी मिश्र धातु, तो ये बनते हैं मिश्र धातु के, एलॉय यानी मिश्र धातु होता है, एलॉय का बनता है, और एलॉय का नाम है नाइक्रोम। क्या नाम है, नाइक्रोम। तो अगर आप ये इसमें से कोई भी देखे होंगे, आप तो देखे ही होंगे, इलेक्ट्रिक आयरन को ले लीजिए, स्त्री को देखे ना, वो स्त्री नहीं, स्त्री आयरन करने वाला। अच्छा है, सबसे आसान ये जो वाटर हीटर है, पानी गर्म करना नहीं आता है, ऐसे कॉइल ऐसे बना रहता है, इस टाइप का, कुछ इस टाइप का होता है दोस्त, ऐसे ऐसे कॉइल बना रहता है। तो ये जो तार है ना, ये लोहा नहीं है, जो ये बना है ये किस क्या है, लोहा नहीं है, ये है नाइक्रोम का। किसका है, नाइक्रोम का। अब नाइक्रोम का एलॉय है, जिसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, बहुत ही ऊंचा रहता है, इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही हाई होता है रेजिस्टेंस का। और ये बनता किसका, आपसे पूछ दे कि किससे किससे बनता है, तो याद रखना है कि निकिल, क्रोमियम और फेरस, इन तीन का मिक्सचर होता है। किसका किसका, निकिल, क्रोमियम और फेरस का मिक्सचर होता है। क्योंकि ये जितने आपको याद रखना, इन सब का किससे बना होता है, नाइक्रोम का। नाइक्रोम का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध है, जिससे क्या होता है, हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, तो चीज़ें क्या होती है, गर्म हो जाती हैं। तो आप समझे, इलेक्ट्रिक आयरन ये सारी चीज़ हो गया, गीजर उजर वाटर। अब हम बात करते हैं यहाँ थोड़ा सा विद्युत बल्ब का। तो देखिए जो विद्युत बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें अलग है थोड़ा सा कंसेप्ट, इसमें आप इसका यूज नहीं कर सकते। देखिए कैसे, क्योंकि विद्युत बल्ब में पता है टेम्परेचर बहुत ही हाई जाता है। टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही हाई जाता है। तो हम थोड़ा सा एक बहुत ही खराब डायग्राम बनाते हैं विद्युत बल्ब का, ठीक है। क्या बन गया भाई, कुछ बनाओ, आपको मानना क्या है, विद्युत बल्ब है, चाहे कुछ भी बनाओ। तो आपने ऐसा बल्ब देखा होगा, देखिए ऐसे, इस टाइप का। तो ये जो बल्ब होता है ना, इसमें ये जो बनाया जाता है, जो ग्लो करता है, मेन चीज़ ये तो सब अलग है, लेकिन ये ग्लो करता है यही ना, स्प्रिंग जैसा होता है, बहुत ही पतला होता है, आप देखे होंगे, टूट जाता है, थोड़ा सा इधर होता है तो क्या होता है, टूट जाता है। तो ये बना होता है एक स्पेशल धातु का, जिसका नाम है टंगस्टन। क्या है, टंगस्टन। तो पूछता है कि जो इस फिलामेंट, इसको फिलामेंट बोलते हैं, क्या कहते हैं, फिलामेंट, कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, एग्जाम में एक बार ये भी पूछा था कि टंगस्टन को पता है क्या कहते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। ये क्या है, एक धातु है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 74 पे आता है, ठीक है। और इसको उल्फ्राम कहा जाता है, उल्फाम, क्या कहा जाता है, उल्फ्राम, याद रखिएगा। इसीलिए डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, टंगस्टन को डब्ल्यू से, धातु डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, 74 पे आता है, उल्फ्राम कहा जाता है, इसका नाम है उल्फ्राम, समझ में है ना, टंगस्टन बोला जाता है हिंदी में, ये सारा चीज़। अच्छा इसका बताइए, आप क्या चाहिएगा कि इस टंगस्टन का प्रतिरोध क्या रहे, बहुत ही ज़्यादा रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन एक बात और कि गलनांक जो है ना इसका, गलनांक, अच्छा बताइए, प्रतिरोध ज़्यादा कर, ठीक है, हीट बहुत ज़्यादा निकलेगा, लेकिन अगर वो पिघल गया, उसका गलनांक कम हुआ, मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ, तो क्या होगा, बहुत ही जल्दी पिघलेगा। तो अगर जल्दी पिघल गया तो हमारा तो काम होगा नहीं। तो हम इसमें ये भी चाहेंगे कि हमारा गलनांक क्या रहे, बहुत ही कम रहे, सॉरी गलनांक क्या रहे, बहुत ही ज़्यादा रहे। आपको ध्यान रखना है कि इसका गलनांक का बात करें ना, टंगस्टन का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, MP, ये भी पूछता है एग्जाम में, ये 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 3380 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, और ये जब ग्लो करता है ना बल्ब, उस समय इसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, समझ लीजिए 2500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है, जब ये क्या करता है, ग्लो करता है। तो इतना चीज़ें बल्ब के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक बात और याद रखिएगा कि इस बल्ब में गैस भरा जाता था, एक जिस गैस का नाम है नाइट्रोजन या आर्गन।
क्योंकि देखिए ये बहुत ही पतला होता है, तो अगर ये क्या होगा ना, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, संक्षारण होगा तो टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ही पतला होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसमें एक इनर्ट गैस भरा जाता है जो रिएक्शन ना करे। तो आप नाइट्रोजन जानते हैं, ठंडा गैस है, वो डाल दीजिए, चाहे आर्गन डाल दीजिए। तो इतना चीज़ें बातें आपको क्या है, बल्ब के बारे में भी ध्यान रखना है। अभी तो आ गया है सब अलग अलग मॉडर्न ये पे, जितना भी जैसे LED यहाँ जो जल रहा है, 10 रुपये वाला बल्ब तो लगेगा, तो बिजली बहुत खाता है, कि 100 वाट का आता है, सोच लीजिए 100 वाट का है, बहुत ज़्यादा बिजली बल्ब खाएगा, गर्म भी लगता है इससे, क्योंकि ज़्यादा वाट रहेगा, और फिर वाट ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। समझ में आया ना। तो इतना बात। अब फ्यूज के बारे में क्या बात ध्यान रखना है आपको, तो देखिए फ्यूज हम आपको समझाएंगे, इससे पहले फ्यूज के बारे में कुछ बातें यहाँ लिख देते हैं, वो बातें हम आपको आगे अभी बताएंगे, जस्ट थोड़ा सा मिटा के, कि जो फ्यूज होता है ना, पहला बात कि इसको सीरीज में जोड़ते हैं। अभी क्यों जोड़ते हैं आप खुद बताइएगा, सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज समझ रहे हैं ना, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है। अब क्यों जोड़ा जाता है अभी आप बताइएगा, हम खुद डायग्राम के मदद से आपको समझाने वाले हैं। सेकेंड बात ये है कि ये फ्यूज का बताइए, फ्यूज यूज क्यों जाता है, तो ये सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। कैसे, तो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए कि मान लीजिए आप इधर से यहाँ कोई चीज़ है, यहाँ आपने कोई उपकरण लगा रखा है, ठीक, और यहाँ से वायर आ रहा है, और यहाँ आपने एक फ्यूज लगाया है, यहाँ से 2 वायर है, ये वायर गया इधर से, ठीक है, इसमें आपने यहाँ एक फ्यूज लगाया है, फ्यूज। तो फ्यूज जो होता है ना, जैसे मान लीजिए ये चलता है 5 एम्पियर पे, कितना एम्पियर पे, 5 एम्पियर पे, तो हम फ्यूज लगा देंगे 6 एम्पियर पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 एम्पियर से ज़्यादा का करंट गया तो देखिए, अगर आई बढ़ेगा तो हीट ज़्यादा निकलेगा, और हीट निकलेगा तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है, कि गर्म होगा, जैसे ही क्या होगा, टूट जाएगा। अब इस बात को हम थोड़ा और डिटेल बताएंगे, जैसे ही गर्म होगा वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो बताइए, जैसे अगर 6 एम्पियर का करंट गया, हीट ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, इतना हिसाब से रखा जाता है कि 6 एम्पियर पे उतना हीट निकले कि उस हीट से ही क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, तो ये टूट जाएगा। तो टूटेगा नहीं, मान लीजिए टूट गया तो इधर ही उतना करंट नहीं जाएगा। मान लीजिए ये नहीं टूटता तो करंट इधर ज़्यादा जाता तो क्या होता, जल जाता। समझ में आना। तो सेफ्टी डिवाइस अभी हम इसको और डिटेल बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ लिख दे इसके बारे में कि सेफ्टी डिवाइस है, और इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट हम क्या रखते हैं, एमपी बहुत ही लो रखते हैं। अब प्रतिरोध क्या होगा इसका बताइए, प्रतिरोध जो है वो क्या रखना चाहिए, अरे भाई प्रतिरोध ऊंच रखिएगा तभी तो ये गर्म होगा, प्रतिरोध कम रख दीजिएगा तो कहाँ से गर्म होगा। मान लीजिए आप कॉपर का वायर इसमें लगा दिए, जो सेफ्टी डिवाइस है इसमें आप कॉपर का वायर लगा दीजिए फ्यूज में, तो कॉपर का वायर क्या होगा, कितना वो गर्म होता है, नहीं होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा चालक वो कैसे, उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस बताए थे, सब रेजिस्टेंस की वजह से होता है, तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा तो गर्म कम होगा, तो पिघलेगा है ही नहीं। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है कि प्रतिरोध ऊंच रखा जाता है। अब बात है कि किस चीज़ का बनाया जाता है, तो फ्यूज बनाया जाता है, आपको याद रखिएगा। ये भी एक एलॉय होता है, मिश्र धातु है, किसका, एसएन और पीबी का, यानी टीन और लेड का। किसका, टीन और लेड का, यानी शीशा और आपका टीन का होता है, जिसमें ये 63% डाला जाता है और ये 37% डाला जाता है। ठीक, ये बात हो गई। आपको जोड़ते हैं किस में, सीरीज में जोड़ते हैं। सेफ्टी डिवाइस है, एमपी मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। किस पे काम करता है, जूल के तापमान होता है। ठीक, अब इसके बारे में और डिटेल हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तब तक आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अभी और चीज़ें हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए दोस्तों, हम फ्यूज बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको तार का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्यूज जो है ना लाइव वायर में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है थोड़ा वो हम आपको समझाने वाले हैं। फिर इसको देख अभी आपको बताने वाला है कि कैसे करंट मारता है। जैसे आप कभी एक वायर को भी पकड़ लीजिएगा तो करंट नहीं मारेगा, कब मारेगा वो चीज़ आप समझेंगे। ठीक, तो देखिए 3 तरह की वायर होता है। जो रेड वाला होता है उसको हम लाइव वायर कहते हैं। तो कलर भी पूछता है एग्जाम में कि जो लाइव वायर है, जिसको विद्युतमय तार भी बोला जाता है, जिसको गर्म तार भी बोला जाता है, जिसको फेज भी बोला जाता है, ये चारों नाम है। पूछता है कि कौन सा रंग का होता है, तो कौन सा रंग का आपको दिख रहा है, लाल, तो लाल कलर का कौन होता है, आपका फेज लाइव वायर हो गया। फिर बात आता है आपका न्यूट्रल वायर का, जिसको ठंडा तार भी बोला जाता है। ठीक, तो वो किसका होता है, किस रंग का होता है, तो वो ब्लैक कलर का होता है, तो हमने ब्लैक कलर से लिख दिया। फिर आपका थर्ड में होगा अर्थिंग, जिसको भू संपर्क या भूतार भी बोला जाता है, वो हरा कलर का होता है, इसलिए हमने हरा से लिख दिया। ठीक, इतना चीज़ हमने किया है। देखिए ये है ओल्ड, मतलब पहले ऐसे चलता था। एग्जाम में कभी कभी अगर कह देना कि नए तरीका से कौन है, ये ओल्ड वाला है, मतलब जो हम रंग यहाँ दिखाया है ना, ये जो रंग आप लाल देख रहे हैं लाइव का, इसका काला, और ये ओल्ड वाला है। अगर नया नाम का आपका जाना है तो नया नाम देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, नया नाम कि नया वाला में किसका क्या है। तो देखिए न्यू में पैटर्न है, जो आपका लाइव है ना, इधर लिख देते हैं हम। तो इसमें लिख रहा है ये लाइव वाला है, ये लाइव है, और ये आपका न्यूट्रल हो गया, और ये आपका अर्थिंग हो गया। तो लाइव वायर का जो मतलब ये रंग माना गया है ना, इसमें वो माना गया आपका भूरा। कैसा, भूरा, ब्राउन कलर का, किसमें, नया वाला में। अच्छा, इसका क्या माना गया, तो इसका माना गया ब्लू, ब्लू से लिखते हैं, अरे कन्फ्यूजन होगा, छोड़िए। इसका माना गया आपका नीला, नया वाला में, और इसका हरा का हरा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नया में जो लाइव वायर है उसको कौन सा रंग से दिखाते हैं, भूरा से, आपका न्यूट्रल को नीला से, और इसको हरा से। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमें करंट मारता है, ये चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए। तो देखिए एक चीज़ पहले आप देखिए कि जो लाइट है ना, जो करंट है, करंट
इसको चाहे यह लाइव वायर से आता है और न्यूट्रल से जाता है। तो देखिए कोई भी उपकरण चाहे किसी भी आदमी को करंट तभी मारेगा, पहले बता रहे कोई भी उपकरण तभी चलेगा जब उस करंट को आने का रास्ता पता हो, मतलब वो उस करंट को आने का भी रास्ता हो और उससे जाने का भी रास्ता हो। जैसे हम आपको समझाते हैं, आप एक बल्ब बना लीजिए, यहाँ हमने एक बल्ब बनाया, ठीक, हमने यहाँ एक बल्ब बनाया और बल्ब का यहाँ से हमने दो तार बनाया, तो एक है लाइव और एक है आपका न्यूट्रल, एक है लाइव और एक है न्यूट्रल। लाइव को तो देखिए लाइव से क्या होगा ना, करंट आ रहा होगा, तो जो भी जिससे करंट आ रहा होता है इसका पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट पे, और जिससे जा रहा होता है ये होता है 0 वोल्ट पे। तो न्यूट्रल पे कितना वोल्ट होता है, 0 वोल्ट होता है, लेकिन जिससे करंट आ रहा है वो क्या होता है, 220 वोल्ट होता है। तो करंट इससे आएगा और फिर क्या होगा, इससे निकल के जाएगा, तभी ये क्या होगा, ये वाला जो बल्ब है ग्लो करेगा। मान लीजिए अब ये जाएगा कहाँ, तो ये फिर चला जाता है आपको, मतलब सब स्टेशन में ही चला जाता है, समझ में आया ना। तो आने और जाने का रास्ता भाई पता रहेगा तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। मान लीजिए यहाँ से आप तार काट दिए, इसको नहीं जोड़े, एक एक तार ला के जोड़े, तो ये नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि करंट आ तो गया है, इसको जाने का रास्ता नहीं है। तो ये तभी ग्लो करता है, कोई भी उपकरण तभी चलता है जब करंट को आने का भी रास्ता पता हो, जाने का भी रास्ता पता हो। सेम फिनोमेना काम करता है हमारे शरीर पे, हमको झटका तभी लगेगा जब हमारे शरीर में आने का भी रास्ता पता हो, करंट को जाने का भी रास्ता पता हो। जैसे हम समझाते हैं, मान लीजिए आप लाइव वायर को पकड़ लिए, एगो सिंगल, मान लीजिए 3 तार गया है, यहाँ से 3 तार ऐसे, 3 तार गया है, 3 तार ऐसे, मान लीजिए लाइव है, ये लाइव है, ये न्यूट्रल है, दो ही से लाइट जलाने की जरूरत है। ये जो थर्ड वाला है ना अर्थिंग, इसको सेफ्टी तार भी बोला जाता है, अभी बता रहे हैं कैसे। तो ये लाइव वायर जो होता है ये 220 वोल्ट पे होता है हमारे घर में, और ये 0 वोल्ट पे होता है। तो आप खाली एक वायर को, लाइव वायर को पकड़ लीजिए, सिंगल हाथ से आप एक लाइव वायर को पकड़ लिए, और ध्यान रहे कि आप पकड़े हैं और मान लीजिए वायर आप पकड़ के इस आसमान में ही झूला खेल रहे हैं एगो तार को, तो आपको करंट कभी नहीं मारेगा। रीजन क्या है, वहाँ से मान लीजिए हमने यहाँ पकड़ा और आसमान में हम मतलब ऊपर है अभी इस वायर को पकड़ के, तो करंट यहाँ से तो हमारे शरीर में आ गया है, लेकिन हमारे शरीर से जाने का इसको रास्ता नहीं है। तो ये करंट तभी मारेगा जब आने का भी रास्ता हो और जाने का भी रास्ता हो। तो अगर आप एगो तार पकड़ के झुलवा भी झूलिएगा ना तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गलती से भी झूलते झूलते अगर सट गई न्यूट्रल में, तब तो भाई करंट का जाने का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में तो है वहाँ से जाना है, इसको जैसे मिला रास्ता जाने का, तब आपको जब मारेगा 220 वोल्ट तो आपकी नानी याद आ जाएंगी, समझ में आया। तो सिंगल वायर अगर आप पकड़े हैं तो आपको करंट नहीं मारेगा, बशर्ते कंडीशन है कि उसको जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए। अब समझिए, जैसे अब जमीन पे अगर आप हैं, तो जमीन पे है अगर आप पकड़ लिए तार को एगो, तो अगर आप जमीन से संपर्क आपका है तब तो आपको मारेगा ही। रीजन क्या है कि जो जमीन होता है, अर्थ होता है ना, उसको याद कर लीजिए, वो उसका 0 वोल्ट होता है और उसका जो धारिता कैपेसिटी होता है ना बहुत ही हाई होता है, यानी कितने भी करंट को अपने अंदर समाहित कर सकती है। और वो कितना वोल्ट पे होता है, 0 वोल्ट पे होता है। तो वो बहुत बढ़िया करंट का मतलब वो न्यूट्रल है, बहुत अच्छा न्यूट्रल है, क्योंकि कितने भी करंट को अच्छा से ऑब्जर्व करती है। आप देख समझ में आया ना। तो देखिए अगर आप जमीन पे खड़े हो, आपने एक वायर को पकड़ा, तो करंट वहाँ से मान लीजिए लाइव वायर को पकड़ा, करंट यहाँ से आएगा, चलना शुरू हुआ, शरीर में से आके जमीन में जाने का रास्ता मिल गया। तो जैसे जाने का रास्ता मिला, मारेगा करंट की, यहीं हम लटक जाएंगे गिर जाएंगे, समझ में आया ना। तो ये चीज़ हुआ। अब देखिए, अब एक बात आपको ये बता दें कि कैसे मारेगा, ये तो हम बता दिए आपको। अच्छा, अब देखोगे कि मिस्त्री सबको एक एक तार प्लास्टिक का कुछ मंगाता है ना, तो कहता है प्लास्टिक का टेबल लाओ। इस तरह नहीं काम करता है। जो मिस्त्री है काम करता है तो प्लास्टिक के टेबल पर चढ़ जाएगा, मतलब लाइट है तभी जोड़ देता है तार को, सिंगल पकड़ के जोड़ेगा। अगर दोनों पकड़ लिए, मान लीजिए जैसे फेज पकड़ा, इधर से न्यूट्रल पकड़ा, करंट इधर से आएगा फेज से, इधर शरीर में होता है न्यूट्रल से जाएगा, मारेगा, वहीं जोड़ते रह गया, खत्म हो जाएगा खुद, समझ में आया ना। तो टेबल पर चढ़ जाता है, एक बार में एक तारों को पकड़ता है, क्योंकि अगर एगो को पकड़ा है टेबल पे है, तो टेबल तो भाई क्या इस प्लास्टिक का बना होता है, वो तो उससे जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जाएगा नहीं नीचे, तो आपको मारेगा नहीं। तो समझ में आया ना, एगो पकड़ के भी आपको नहीं मारेगा, लेकिन ध्यान रहे कि करंट का जाने का रास्ता नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आप पकड़ के झुलवा खेल रहे हैं, तब तक कोनो हारा लगी से आपको खुद रहा है, हारा बांसों से, तो जो हरा चीज़ है वो क्या है, उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, उससे करंट आएगा, उसमें उससे चल जाएगा ज़मीन में, उसको भी मारेगा, आपको भी मारेगा, दोनों आदमी साफ। समझ में आया। तो ये चीज़ आप समझे। अब हम बताते हैं कि अर्थिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, मतलब अर्थिंग क्यों लगता है। तो आप एक बात देखिए दोस्त, ये समझें, इसके लिए देखिए, अर्थिंग को समझाने के लिए ये चीज़ आप समझ चुके हैं, हमें कोई बनाना पड़ेगा उपकरण जिसमें मतलब जनरली मेटल लगता हो, तो हम फ्रिज ही बना देते हैं, बनेगा तो है ही नहीं हमसे, फिर भी बनाते हैं। ठीक, हमने ये बनाया फ्रिज, समझिए फ्रिज है, ठीक है। मान लीजिए बनने में क्या जाता है, ये फ्रिज, और यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ इसका बोर्ड है, इसका बोर्ड है, ठीक, तार का। हम यहाँ से वायर लाए, एक इसमें और एक इसमें जोड़ दिए, ठीक। ये आपका है लाइव,
एकदम कलर से समझाते हैं, क्या जरूरी है लाल करने का, इसको ब्लैक है बनाएंगे, न्यूट्रल ब्लैक होता है ना, चलिए इसको ब्लैक कर देते हैं, और ये ब्लैक, ये आपका न्यूट्रल। तो करंट क्या होगा, इधर से जाएगा और इधर से वापस आएगा, और ये उपकरण क्या होगा, अच्छा से काम करेगा, यहाँ गेट खोलने का, ये क्या होगा, अच्छा से काम करेगा, ठीक है। दो इधर से करंट आ रहा है जा रहा है, अच्छा से काम कर रहा है अपना काम। लेकिन देखिए क्या होता है, 3 तार क्यों लगाया जाता है और अर्थिंग क्यों लगाया जाता है। अगर क्या हुआ, कोई मेटल की बनी चीज़ है, मान लीजिए यहाँ से तार गया है, कोई चूहा हुआ काट दिया है, जिसके वजह से क्या हुआ है कि ये मेटल की बनी चीज़ है, मतलब धातु का बना हुआ है, तो करंट का कुछ मात्रा इसमें भी जाने लगेगा, क्योंकि अगर ये धातु का है, प्रेस में आप देखते होंगे पहले का प्रेस लोहा का आता था, कभी कभी मारने लगता था, गनगनाने लगता था, तो वही समझा रहे थे। 3 फेज पे जो हाई करंट कंजम्पशन है ना, उनको 3 पे चलाया जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि उनमें वो करंट बहुत ज़्यादा लेता है, और उस ज़्यादा करंट में अगर किसी आदमी को लग गया झटका तो वहीं साफ हो जाएगा, इसलिए 3 वहाँ डाला जाता है। आप देखेंगे इस टाइप का, ये भी हम चीज़ समझाते हैं। ये लाइव है ना, ये हमें बना दिया आपका सॉकेट, ऐसे होता है ना सॉकेट, ऐसे, तो आपका रेड आके इसमें जुट गया, और ये वाला मान लीजिए आके इसमें जुट गया, न्यूट्रल आके इसमें जुट गया, ठीक। इधर से करंट जा रहा है और इधर से आ रहा है। अब देखिए ये मान लीजिए एक बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है। आप देखेंगे बोर्ड में 3 को ऐसे पिन आता है खोसने का, ऐसे एक ऊपर वाला मोटा रहता है और ये दोनों पतला रहता है, जो प्लग भी आता है ऊपर वाला बहुत मोटा रहता है, ये दोनों पतला रहता है। रीजन सब समझ में आएगा आपको। देखिए कैसे करंट इधर से आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, एकदम सही है। लेकिन अगर करंट मान लीजिए कोई चूहा हुआ काट दिया और ये मेटल का बना चीज़ है, धातु का बना है, तो करंट कुछ इसका मात्रा इसमें भी जाने लगेगा, और ये बहुत ज़्यादा पावर पर चलता है। तो मान लीजिए आपने गेट खोलने गया, आप इसको छुए, तब तक आपको भी मारेगा झटका, क्योंकि आप चप्पल नहीं पहने हैं, मान लीजिए खाली पैर छू रहे हैं, आपका संपर्क जमीन से है, तो करंट इसमें से आएगा, क्योंकि कुछ करंट का मात्रा कटे वजन से इसमें चला गया, इसमें से करंट आपके शरीर में आएगा, शरीर से होते जमीन में जाएगा, आपको मारेगा झटका, वहीं गिर जाइएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए पता है क्या किया जाता है कि जो भी ज़्यादा पावर कंज्यूमिंग वाली चीज़ है ना, उसमें एक और लगाया जाता है तार, जिसको बोलते हैं हम अर्थिंग बोलते हैं। तो पता है क्या करा जाएगा, एक तार और इसमें कहीं से, इसमें देखिए कहीं इसके लोहा में से एक और तार निकाला जाएगा, और ले जाके इसको, ये मान लीजिए जमीन है, ये क्या आपका अर्थ है, अर्थ में इसको गाड़ दिया गया है, अर्थ में इसको डाल दिया गया है, एक तार ले जाके यहाँ से। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से मान लीजिए चूहा काटा है, कुछ करंट का मात्रा इस धातु वाले में चला गया है, तो यहाँ से अब जो धातु करंट गया है ना, उसको क्या होगा कि ये वाला तार के माध्यम से वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और को पता है कि अर्थ बहुत अच्छा क्या है, उसका धारिता अच्छा है, मतलब अच्छे से करंट को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, उसको बोलते हैं लीकेज करंट। और ये जो तार लगाया जाता है ना, इसका प्रतिरोध बहुत ही कम रखा जाता है, क्योंकि प्रतिरोध अगर ज़्यादा रख दीजिएगा तो पता है आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो का होता है कि वो लो रेजिस्टेंस में जाने का, मतलब जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर ही से फ्लो करना चाहता है। तो मान लीजिए ये ज़्यादा रेजिस्टेंस का लगा दिए, पता चलेगा उससे कम रेजिस्टेंस आपका शरीर का है, उधर ना जाकर करंट आप ही को मार देगा। तो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि हमारे शरीर से कम रेजिस्टेंस, बहुत ही कम रेजिस्टेंस का ये तार हो, और इस तार को हम लेकर ज़मीन में डाल देते हैं। बाय द वे ये तार कटा भी है, इसमें करंट भी चला गया है, तभी क्या होगा, वो लीकेज करंट बोलते हैं उसको। उस लीकेज करंट क्या होगा, इस तार के माध्यम से चल जाएगा अर्थ में, और आप सेफ रहिएगा। अब ये 3 वाला देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब 3 फेज, ये तो अब अगर आप अर्थिंग घर में लगा देते हैं तब, लेकिन ये अर्थिंग को अगर आप घर में नहीं लगाना चाहते तब देखिए क्या होगा, तब ये काम करता है। इसने आप घर पे नहीं लगाया, तो अब आप यहाँ से एक तार ला के इसमें जोड़ देते हैं, इसमें। तो जब आप 3 पिन खोस रहे होते हैं ना, तो उसमें से एक जो तार, उसके अंदर तो 3 आप खोसे हैं, तो एक जो मोटा वाला है ना, वो कहीं ना कोई जो बनाया है इंजीनियर, वो उसको कनेक्शन कहाँ किया, उस धातु वाले प्लेट से, उसका मेन से कहीं कनेक्शन नहीं, कहाँ है, धातु वाले प्लेट से। वो क्या करेगा, लीकेज करंट को लाएगा। और देखिए ये बनाया जाता है मोटा और बड़ा बनाया जाता है, मतलब एक वाला जो पिन होता है ना मोटा वाला, बहुत बड़ा होता है। रीजन क्या है कि जैसे आप खोसिएगा तो सबसे पहले वही सटेगा, तो वही सटने का मतलब क्या हुआ कि जो लीकेज करंट है वो सबसे पहले आ जाएगा कहाँ, यहाँ। और ये देखिए क्या होता है, यहाँ से अब ये लीकेज करंट को ये फिर कहाँ होता है, ये 3 चला जाता है पोल में, ज़मीन में, मतलब चला जाता है पावर स्टेशन में, तीनों फेज लेके चला जाएगा। समझ में आया ना। तो एक बार आप अर्थ में भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ अगर ला के डाल रहे हैं तो 3 फेज अगर आप लाए हैं, 3 फेज आता है ना, तो एक फेज रहता है वो चला जाता है अर्थ में लेकर, मतलब वो जहाँ टावर घर है, जहाँ ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ अर्थ में ले जाकर गाड़ दिया जाता है, तो करंट वहाँ से भी चला जाएगा। मोटा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मोटा बनेगा, तब आपको बताया था कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस कम इसका होगा तो करंट आपको ना मार के इधर रेजिस्टेंस कम होगा तो इधर जाना पसंद करेगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इधर चला जाएगा, आपको झटका नहीं मारेगा। मोटा बनाने के मतलब वो बड़ा बनाया जाता है कि सबसे पहले सटे, यानी लीकेज करंट का सप्लाई पहले उधर होने लगे, तब आप छुएंगे भी तो आपको नहीं मारेगा। तो जितने भी 3 प्लग वाले काम है ना, ऐसे ही होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये सब काम करता है। अब हम आपको फ्यूज बताते हैं कि फ्यूज को लाइव वायर में जोड़ा जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये उपकरण है, अब इसमें हम फ्यूज डालना है तो कहाँ डालें, इस तार का तो कोई मतलब ना बनता है इसमें डालने का, क्योंकि वो लीकेज करंट को लेकर आएगा, अगर कटा है तभी उसमें करंट आता है। अब देखिए
अगर आप ये दो तार पे ही मेन कॉन्सेप्ट हम आपको समझाते हैं कि किसमें एक फेज और एक न्यूट्रल, इसमें हमें फ्यूज लगाना है। मान लीजिए अगर आप फ्यूज यहाँ लगा देते हैं, कुछ देर के लिए समझिए, फ्यूज हमने लगाया कहाँ, लाइव वायर में लगाया जाता है। फ्यूज कहाँ लगाया जाता है, लाइव। हमने एक फ्यूज लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया, फ्यूज। फ्यूज क्या करता है, मेल्ट हो जाता है जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक का सप्लाई होता है, ज़्यादा करंट का। ये मान लीजिए 10 एम्पियर पे चलता है या चाहे 9 एम्पियर पे चलता है। ये फ्रिज 9 एम्पियर पे चलता है, हमने 10 एम्पियर का लगाया, कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। तो मतलब ये हुआ ना कि 10 एम्पियर का करंट आएगा तब तक ये नहीं पिघलेगा। लेकिन जैसे ही 10 एम्पियर का करंट से ज़्यादा आएगा तो H बराबर आई स्क्वायर RT होता है। H बराबर आई स्क्वायर RT होता है। आई बढ़ेगा तो जो आपका हीट है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और हीट ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा। तो जैसे ही मेल्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, परिपथ जो है आपका वो टूट जाएगा। यानी अब देखिए करंट का तो सप्लाई जाएगा ही नहीं, इधर से करंट का सप्लाई जाएगा नहीं, क्योंकि ये मेल्ट होकर टूट चुका है तार। और ऐसा बनाया जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट कम रहे, ये नहीं कि कुछ भी लेकर जोड़ दिए। मान लीजिए आप क्या करता है कोई आदमी, पहले ये समझा देता है, मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये से बच जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 20 एम्पियर का करंट जाने लगा और आप फ्यूज नहीं लगाए रहते तो ये 9 एम्पियर जरूरत है, इसमें 20 एम्पियर दीजिएगा तो जल उल जाएगा। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं कि उसी हिसाब से यहाँ फ्यूज लगा दिया जाता है कि इससे ज़्यादा करंट जाएगा तो इधर करंट आने से पहले इससे गुजरेगा ना, इससे गुजरेगा तो यही टूट जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो ये खराब होगा, ये बच जाएगा। अब अगर आप किसी और चीज़ इसमें कोई देखिए घर का बार बार फ्यूज उड़ता है तो कोई लाता है तार छील के कोई भी मन देता है, कहता है रोज़ फ्यूज उड़ता था, 10 दिन से फ्यूज नहीं उड़ा है, ऐसा जोड़े हैं कि। तो देखिए क्या हो, मान लीजिए आप यहाँ कोई और लगा देते हैं, SN और PB का मिश्रण नहीं लगाते हैं, आप कॉपर लगा देते हैं, तो कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उससे कितना भी करंट जाए, कितना एम्पियर का, कोई उसको फर्क पड़ने वाला नहीं। ले जाओ 20 एम्पियर का, 100 एम्पियर का ले जाओ, तो पता चला फ्यूज तो बच गया, कुछ और जोड़ दिए हैं तो फ्यूज तो बच गया, जो घर का सामान है 10-20 हज़ार का वो जल जाएगा। इसलिए ध्यान रहे किसी चीज़ का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, अगर आप इसमें नहीं जोड़े होते, इसमें जोड़ देते, मान लीजिए हम यहाँ जोड़ देते, यहाँ जोड़ देते, फ्यूज यहाँ नहीं जोड़े, आपकी बार यहाँ जोड़े, तो करंट 20 एम्पियर का इसमें जाएगा ही, जाके इधर आएगा, तो ये 20 एम्पियर का करंट तो इसमें गया ना, गया तो नुकसान करेगा। अलग बात है कि ऑपरेट नहीं होगा, इधर से जाने का रास्ता के समय ये टूटेगा, तो ये टूट के क्या फायदा है, 20 एम्पियर का करंट तो इसमें चला गया। इसलिए फेज में जोड़ा जाता है, न्यूट्रल में नहीं। समझ में? तो उम्मीद करता है आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको पसंद है, हमने बहुत सारे चीज़ पढ़ा के डाला हुआ, प्लेलिस्ट आप पे खोलिए, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत बायोलॉजी, हर चीज़ है, इसको हमने कंप्लीट पढ़ा दिया। नेक्स्ट अभी और इफेक्ट होता है वो देखेंगे हम। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।